पढ़ेंगे मुख्य फोकस के बारे में। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए यह एक दर्पण है, दर्पण का जो एक भाग है अवतल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आपको मुख्य अक्ष पिछला वीडियो में बताया गया था। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक कोई प्रकाश की किरण हम लेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर उस प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे दर्पण पर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी तो यहाँ दर्पण से यह परावर्तित होगी। ठीक है, तो परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के लिए एक हम केंद्र से इस पर अभिलंब खींचेंगे और यहाँ से यह परावर्तन के नियमानुसार, जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है परावर्तन के नियम में। यहाँ से मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो दर्पण से टकरा करके वो क्या होगी, वापस आएगी और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे हम कहेंगे मुख्य फोकस। इसे योग से व्यक्त किया जाता है। एक बार फिर पुनः सुन लीजिए कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण एक हम भेजेंगे अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में भेज दीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी और यहाँ इसका केंद्र है, तब यहाँ से एक हम अभिलंब खींच देंगे। तो जितना आपतन कोण है उतना ही इसका परावर्तन कोण होगा आप। तो यह मालूम पड़ेगा कि यह इस बिंदु से आ रही है, इसके दर्पण के पीछे से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। तो अवतल दर्पण में जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे, देखिए परिभाषा लिखा गया है मुख्य फोकस का। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, यानी कि अवतल दर्पण की बात हो रही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस करते हैं अवतल दर्पण में। या लिखा गया है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस करते हैं, यानी उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आती हुई, यहाँ से आप देखेंगे ये प्रकाश की किरण इधर से आती हुई नहीं, पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, किसी को हम कहेंगे क्या, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस। ठीक है, अब इसके बाद जो है फोकस तल, फोकस दूरी, सॉरी एक आता है फोकस दूरी। देखिए दूसरा स्लाइडिंग है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहा जाता है। और उत्तल में भी आप देखेंगे यहाँ पे दर्पण का ध्रुव भी होता है और मुख्य फोकस से दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस की दूरी। जैसे कि फोकस दूरी दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस करते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे फोकस तल के बारे में। फोकस तल क्या होता है? तो फोकस तल मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, या आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, यानी कि यह फोकस बिंदु है और इससे होकर के जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष का अभिलंबवत भी है 90 अक्ष पे और इससे होकर के जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लिखा भी क्या है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें आता है द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण का जो परावर्तक तल है, दर्पण का जो परावर्तक तल है M1 M2, यही जो है दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का जो तल परावर्तक तल होता है, जितने
दूरी में प्रकाश का परावर्तन हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आइए अब जानेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसका जो सूत्र होता है F बराबर R/2। इसी जो है फार्मूले को हमें प्रूफ करना है। ठीक, हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। देखिए यहाँ से प्रकाश किरणों को हमने भेजा, तो जो गोलीय दर्पण होता है वो अभी छोटे छोटे जो है समतलों से मिल करके बना होता है। जिस प्रकार आपको समतल दर्पण द्वारा या समतल पर जो प्रकाश का परावर्तन बताया गया होगा, ठीक उसी प्रकार जो प्रकाश का परावर्तन इसमें भी होगा। जो ए बी है यह आपतित किरण है, और जो है बी और डी ये क्या है, आपका जो परावर्तित किरण है। यहाँ आपतन कोण आपका आई है और अपवर्तन जो परावर्तन कोण आर है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें जो है प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे हम कि जो है कोण ए बी सी, इसमें आप लिख लीजिएगा कि जो है गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी डी। कोण सी डी नहीं लेंगे हम, यहीं तक लेंगे, क्यों एफ तक। कोण सी बी एफ आप लिख लेंगे आई बराबर आर। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, यानी कि परावर्तन के नियम से इतना हो जाएगा आपका। एक चीज और है, देखेंगे कि एक किरण है या प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर है, और इसमें एक तिर्यक रेखा जो है एफ बी काट रही है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि दो समांतर रेखा है, इसको जो है एक जो है तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसका एकांतर कोण जो होगा आई और यह सी, या इसको कोण बी कह सकते हैं, इसको कोण सी कह सकते हैं, यह दोनों क्या होंगे आपके बराबर होंगे आपस में। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी कोण एफ सी बी। एफ सी बी यहां लिख लेंगे किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखेंगे कि दो ये हमारा बराबर हो गया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज सी बी एफ, त्रिभुज सी बी एफ में, या ऐसे पहले उसको इस त्रिभुज को छोड़ दें, पहले इसमें इन दोनों समीकरणों को लेकर आप देख लें। एसीबी के बराबर सीबीएफ है और एबीसी के बराबर जो है एफसीबी है। हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से तो इतने के बराबर जो है उसी के बराबर जो है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण सी बी एफ बराबर कोण एफ सी बी। ठीक है, अब जो है हम इसमें लिख सकते हैं, अब कोण इसको छोड़ देंगे, हम केवल भुजा देखेंगे, सी एफ और एफ बी, सी एफ और एफ बी। ठीक है, क्योंकि जो कोण की जो बीच वाला होता है कोण होता है, और बाकी दोनों होते हैं जो साइड के वो भुजा होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सी बी एफ लिया गया है, तो कोण सी बी एफ, तो यह कोण हो गया आपका और उसकी भुजा हो गई। ठीक है, हम लेंगे इसको लिख सकते हैं भुजा लेने पर सी एफ बराबर एफ बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि सी एफ और एफ बी, एफ बी यहां हम लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, क्या हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा
यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा, यदि दर्पण बहुत छोटा हो, उस स्थिति में बिंदु B को हम दर्पण के ध्रुव पर मान सकते हैं। क्या होगा, जब ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो मान लीजिए कि इतना छोटा हम मान लें कि जो आपका ध्रुव है वह क्या हो, बिंदु P पर हो या ध्रुव पर हो। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो हम मान सकते हैं कि जो B है वो कहाँ आ जाएगा, इस ध्रुव पर, यानी हम लिख सकते हैं तो बिंदु B को ध्रुव पर माना जा सकता है, अर्थात क्या हो जाएगा कि जब हम बिंदु B को हम इस दर्पण के ध्रुव पर मान लेंगे तो जो FB है वह FP के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FB बराबर FP। तो यह जो समीकरण हमारा है CF बराबर FB, तो FB के जगह हम क्या रख लेंगे, FP रख लेंगे। लिखेंगे इसको समीकरण 1 बना लिए हैं, इसको बना लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहां लिख देते हैं 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, CF बराबर FB की जगह हम क्या लिखेंगे, FP, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या हो जाएगा हमारा FP, ठीक है। जो CF है या बिंदु CF, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, PC में से हम क्या करेंगे, PF को घटा देंगे। यह दूरी मान लीजिए हमको ज्ञात करनी है, हम टोटल में से यह दूरी घटा देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं CP माइनस FP बराबर यह जैसे कैसा हो जाएगा, CF को हमने जो केंद्र और या फोकस के बीच की दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या में से हम फोकस दूरी को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। ठीक है, जो ध्रुव और इस केंद्र के बीच वक्रता त्रिज्या है और ध्रुव से फोकस बिंदु है, तो फोकस दूरी हो गया, हम वक्रता त्रिज्या में से फोकस दूरी को घटा देंगे तो जो हमारी यह दूरी है वो अपने आप निकल जाएगी। हमने इसको इतना लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CP और इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, FP और प्लस FP। आप सबका मान रख देंगे CP यानी कि वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। ये इसको हम R से व्यक्त करते हैं और PF या FP या ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी है तो फोकस दूरी हो गया, यानी कि इसको हम कहेंगे F और प्लस ये हो जाएगा क्या, 2F R या F बराबर R/, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आपको दोनों समझ में आएगा, इसको पूरा कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए।